यार ज़्यादा ही लग रहा है। आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन में उन्होंने देश के लिए क्या अच्छा काम किया, उसके बारे में एक जिक्र करना चाहेंगे। एक वार्ता कर रहे हैं हमारे बीच में जो बैठी हुई हैं मिस भावना, मनीष चौहान, भुवनेश्वरी देवी, मेरा नाम विकी शर्मा, शैलिका जी और ज्योति जी। तो मनमोहन सिंह के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है यूनाइटेड पाकिस्तान, यूनाइटेड इंडिया के अंदर चकवाल जिला था और गांव इनका था गाहा। वहाँ पर ये 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ और ये भारत के 13वां प्रधानमंत्री रहे। और ये उस समय जब देश एक कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था, तब ये देश के वित्त मंत्री बने नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में। तब इनके उदारीकरण की वजह से जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने सोना जो है बाहर रख दिया गया था, उस सोने को भी छुड़वा के लाए थे और देश को एक तरक्की के रास्ते पर डाला। तो अब मैं भावना जी से पूछूंगा कि आप बताइए कि मनमोहन सिंह जी के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए। चौहान से कहूँगा कि ये बताएं कि मनमोहन सिंह जी के बारे में आप क्या जानते हैं और उनसे कैसे प्रभावित हैं। सुप्रभात, मेरा नाम मनीष चौहान है और मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में सितंबर 26, 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह जी का परिवार भारत चला आया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया था। वह भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने से पहले आरबीआई गवर्नर योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। पूर्व प्रधानमंत्री का निधन जब हुआ था, वह 92 वर्ष के थे। सिंह ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इससे पहले वह नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इन 1993 यूरोमनी और एशिया मनी में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर की खिताब दी गई थी। जब देश आर्थिक संकट में था, उन्होंने एलपीजी का प्रथम किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नींव डाली थी। आप बताइए कि मनमोहन सिंह जी के जीवन पर आप प्रकाश डालें, उन्होंने क्या क्या देश के लिए अच्छे काम किए, हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, तो मैं थोड़ा सा उनकी ब्यूरोक्रेटिक लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने थे। तो उसमें उन्होंने यूएनसीटीईडी के साथ वर्क किया था। उनमें जो मेन कार्य मतलब मेन जो वर्क होता है वो होता है ट्रेड और डेवलपमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हैंडल करना। तो उसमें उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हम कह सकते हैं कि उन्होंने निभाया था। और उसके बाद जो 1972 से 1987 में उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट में अपना जो कंट्रीब्यूशन किया, दैट इज़ मेमोरेबल एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट हिज
रोल एंड सेकेंडली लाइक जैसे उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि जो 1972 से 76 में था। जैसे कि उन्होंने अपनी जो एमफिल करी थी, डीफिल करी थी, वो इकोनॉमिक में करी थी, तो उन्होंने जो अपना सारा कंट्रीब्यूशन दिया था वो अपना इकोनॉमिक फॉर्म में दिया था। तो जैसे कि न्यू पॉलिसीज आई थी उसमें भी उन्होंने अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने लिबरलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया। उसके बाद उन्होंने लाइसेंस की जो हम कह सकते हैं प्रणाली थी उसको थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया, उसको लाइसेंस प्रणाली को उन्होंने नेगलेक्ट करवाया। और फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री एडवाइजरी था उसमें उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो दैट वाज द ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक वर्क ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह। और बात करी जाए कि उनको पद्मश्री अवार्ड के बारे में, तो मेरे ख्याल से उनको देना एक मिसाल भारत रत्न के बारे में, भारत रत्न के बारे में आप दोबारा हो जाएगी ना? ठीक है, तो बात करी जाए कि उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए या नहीं। सो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कई जो मतदाता हैं उनके अलग मत हो सकते हैं, किसी और के अलग मत हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट यस कि हम उसकी जो उन्होंने वर्क किया उसको एज अ अवार्ड के तौर पे हम उनको ये दे सकते हैं। कंक्लूड करेंगे अब शैलिका जी बोले। नमस्कार, मैं शैलिका। जैसे कि सभी ने बताया, आज हम मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा सभी ने बताया कि उनका जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था, तो मैं मनमोहन सिंह के बारे में और भी कुछ बातें जो है बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को। कि जैसे कि मनमोहन सिंह का जो जन्म था वो गाहा में हुआ था। गाहा गाँव है और चकवाल जो है डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो वहाँ पर जिन्होंने उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, तो उन्होंने जो है पेशावर विद्यालय में शुरू की थी, और आज भी मनमोहन सिंह के नाम से वो विद्यालय जाना जाता है। उसके बाद जब उन्होंने बचपन से ही उनकी जो माँ जो थी वो गुजर गई थी, उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया, और उन्होंने वह भी दृश्य देखे हैं जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से लोगों की जानें जो जोखिम में गई। तो उस प्रकार से उन्होंने सभी चीज़ें जो है बचपन में देख ली थी। तो उन्हें पता था कि ये सब जो है ये सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए, परंतु वो उसके साथ उभरे और उन्होंने जो है उनका पूरा परिवार अमृतसर में जा बसा, और अमृतसर में उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी फिर क्या कहते हैं आगे की शिक्षा प्रारंभ करी, और उसके बाद उन्होंने PhD के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो चले गए। जब उन्होंने अर्थशास्त्र में जो है PhD कर ली, तब उनके नाम के आगे, जैसा कि हम बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गया। वो एक बहुत ही अच्छे जो है राजनीतिज्ञ थे और बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने जब अपनी शिक्षा जो है पूरी कर ली थी, तो उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालयों में एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, और उसके बाद जो है उन्होंने जब उनको क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको कहते हैं बढ़ावा दिया गया, उनको बुलाया गया कि आप यहाँ पर आकर भी जो है एक सलाहकार की अपना कार्यभार संभाले, सलाहकार के रूप में आप यहाँ पर अपनी सेवा करें। फिर उन्होंने वहाँ पर सलाहकार के रूप में कार्य करा, और फिर उनके भविष्य हम कह सकते हैं कि उनका भाग्य इतना ज़्यादा साथ दिया, और उन्होंने उनकी जो प्रगति थी वो अपने भविष्य में अपने भाग्य में ना इतनी प्रगति कर चुके थे कि उनको फिर उन्होंने बाहर जाकर भी विदेशों में भी जो है विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षक के तौर पर कार्य करा। जब वो इस तरीके से प्रगति करते चले गए, तब उनसे बहुत अधिक जो भारतीय जो नेता थे उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए, और उसके बाद उनको जो है भारत में बुलाया गया, और उनको जो है जगह दी गई कि वो दोबारा से एक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्री के नीचे जो है कार्य करें। जब वो सलाहकार के रूप में बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उनको एक सेक्रेटरी बना दिया गया, और उसके बाद उनको RBI का गवर्नर बना दिया गया। तो इस तरीके से वो और भी ज़्यादा जो है प्रगति करते रहे, और अंत में उनको जो है उनको वित्त मंत्री के रूप में उनको कार्यभार संभालने को कहा गया। जब वो वित्त मंत्री के रूप में आए, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बुरी थी, वो बहुत काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत किया। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना पहले हो चुकी थी। 1885 में उसकी जो है स्थापना हो गई थी, लेकिन उस तरह पे नरम दल गरम दल के बीच में भी काफ़ी जो है मनमुटाव हुआ,
करी। लेकिन जब हमने स्वतंत्रता हासिल कर ली तो उसके बाद वित्त मंत्री जो, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो हम कमजोर थी, लेकिन जब एक देश की प्रगति की बात आती है, जब एक देश को विकासशील बनाने की बात आती है और जब एक देश को विकसित करने की बात आती है, तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी एक आधार स्तंभ है। और जब हम आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं तो निश्चित तौर पर हम विकासशील भारत की नींव को पक्का करते हैं। इसलिए उनको वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और जब वो वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त हुए तो उन्होंने 1991 में जो हमारे कुछ सुधार आए थे, जैसे कि निजीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया और वैश्वीकरण हो गया। तो मैं बताना चाहूंगी जो निजीकरण जो था, तो जो हमारी जो सरकारी जो चीजें थी, पहले जो लोग थे वो अच्छा कार्य नहीं करते थे, तो उनको और अच्छी तरह से कि वो सारी चीजें जो है एक मैनेजमेंट में चले, वो बहुत अच्छी तरीके से चले, तो सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद उन्होंने लाइसेंस की जो व्यवस्था थी, क्योंकि क्या होता था जब आयात करते थे तो हमें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, लेकिन निर्यात करते थे तब भी हमें लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो ये जो व्यवस्था थी ना, उन्होंने सुव्यवस्थित कर दी। जो उन्होंने सुव्यवस्थित करी तो इसलिए उन्होंने ये वाला सुधार कर दिया। और एक मैं बात कहना चाहूंगी, वैश्वीकरण, जो आज के दौर में भी एक मुद्दा बनकर आया है, जो हम क्या कहते हैं 2047 में हमारा जो है एक जो है हमने 2047 में एक सोचा है हमारी सरकार ने, जो आज की सरकार है, कि हम वैश्वीकरण पर अपने भारत का जो लोहा था जो पहले था वो हम आज भी मनवाएंगे। जो सोने की चिड़िया हमारी उपाधि थी वो हम आज भी मनवाएंगे। तो वैश्वीकरण के लिए हम $35 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो आज के युवा को यह जानना भी जरूरी है कि जो $35 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो अगर हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हम $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बढ़ावा दे पाएंगे। और वैश्वीकरण की बात जब उन्होंने जो भी कहते हैं एक नीति लेकर आए थे वैश्वीकरण की, तो वो यही थी कि वैश्विक तौर पर मतलब एक विश्व, हम एक विश्व जो है विश्व के साथ व्यापार कर सके, क्योंकि पूरा विश्व की हमारे यहाँ पर इतने खनिज हैं, बहुत सारी चीजें, तभी तो हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, तभी हमें लूटा गया था। तो इसलिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना है। तो इसलिए वो एक नीति लेकर आए थे। तो आज भी वो नीति चलती है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो उसके बाद उनका कार्यकाल, फिर उनको एक वो दूसरे, जो किसी ने भी मेंशन नहीं करा था, लेकिन वो दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद, क्योंकि वो 2 बार जो है प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद वो फिर वो मनमोहन सिंह जी भी थे, वो भी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। और आज जो है नरेंद्र मोदी जी भी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो तीसरे हो गए। तो इस तरीके से उनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से लेकर 2014 तक का था। फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो उनका जो हमारे देश के लिए जो हमारा एक नींव को पक्का करना होता है, जैसे कि हम एक छोटा बालक होता है, यदि उनको बचपन से अगर अच्छी चीजें ना सिखाई जाए तो बड़ा होकर वह युवा एक देश के लिए एक अच्छा साबित नहीं होता। तो अगर हमें देश को एक विकसित भारत बनाना है तो हमें जरूरत है कि उसकी नींव पक्की हो। और मनमोहन सिंह ने एक वित्त मंत्री के रूप में जब कार्यभार संभाला तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए। आज जो हम वैश्विक स्तर के दौर में हैं और हम अपने वैश्वीकरण के युग में हैं, और हमें जब आर्थिक सुधार की आवश्यकता है तो हमें एक मनमोहन सिंह जैसे ही एक युवा की आवश्यकता है, और एक ऐसे वित्त मंत्री की आवश्यकता है। जो आज श्री निर्मला सीतारमण जी भी है, वो भी एक अच्छा जो है कार्यभार संभाल रही है। तो हमें एक ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके अंदर एक ललक हो, चाह हो आगे बढ़ने की, तभी हमारा जो भारत देश है वो निश्चित तौर पर एक विकसित भारत के रूप में अपनी उपाधि पा सकता है। शंकर जी, मुझे क्या बाकी दर्शकों को भी जानना होगा कि ये वैश्वीकरण होता क्या है। आपने वैश्वीकरण तो बताया, अब उनको आप ये बताइए कि वैश्वीकरण क्या होता है। मैंने अभी अपनी भाषण में वैश्वीकरण के बारे में बताया था कि वैश्वीकरण एक वो चीज होती है, मतलब एक नीति थी जिसके कारण जो हमारे जो भारत, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत का ताल्लुक वैश्वीकरण से है। अगर हम खुद आत्मनिर्भर होंगे तो हम अपनी जो वस्तुओं का जो है हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हम बाहर के लोग हमारे देश की वस्तुएं खरीदेंगे। पहले क्या होता था, हमारा कच्चा माल लेकर ब्रिटिश शासन अपनी जो है तैयार की हुई वस्तुएं हमारे यहाँ पर बेचता था, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, हम उनके ऋणी बनते चले गए, फिर उन्होंने हमारे ऊपर हमें गुलाम बना लिया। तो आवश्यक हमने वैश्वीकरण को इसलिए माना क्योंकि जब हमारे देश की चीजें बाहर जाएंगी तो हम और अधिक धन कमा पाएंगे, और हम अपने जो है सारे सुधार कर पाएंगे जो आज हमें जरूरत है। हमारी जनता को जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं, हम उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। और हर एक व्यक्ति जो एक किसी बीमारी से जूझ रहा है, या किसी क्या कहते हैं बेरोजगारी से जूझ रहा है, या उसकी जो निजी कारण है, तो निश्चित
विकसित देश को देखें और एक हम क्या कहते हैं विकासशील देश को देखें। लेकिन अभी हमारा देश जो है ना, अभी जो चल रहा था विकासशील देश की लिस्ट से भी हटा दिया गया है। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी जो स्थिति है वो कितनी बिगड़ चुकी है। जो हम विकासशील देश से भी नीचे आ गए हैं। तो हमें आर्थिक रूप से हम मजबूत हैं, लेकिन क्या कहते हैं बेरोजगारी हमारी इतनी बढ़ गई है और हमारी जो आज का युवा कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है। तो और आज के युवा मतलब हमारी जो शैक्षिक चीजें हैं, जो हम अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आज का युवा बढ़ेगा तभी हमारे देश को जो है बढ़ावा मिलेगा। और अगर वैश्वीकरण के दौर में अगर हम आगे रहे तो निश्चित तौर पर हम फिर से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और एक विकसित भारत भर कर आएंगे। अभी हमें विकासशील होने की जरूरत है क्योंकि हम विकासशील से भी नीचे आ गए हैं। तो हमारी दुर्दशा होती जा रही है। अगर स्थिति को संभाला नहीं गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और हम बात कर रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो मैं तो कहना चाहूंगी कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि वे एक युवाओं के लिए एक मिसाल सिद्ध होंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनकी तलब थी कि वो आगे बढ़ने की, और जिस तरह से उन्होंने जो चीजें देखी और जो उन्होंने जो उनकी चीजों में जो उनके जीवन में बहुत सारी चीजें आई तो उनका उन्होंने सामना किया और आगे बढ़े। और आज के युग में भी हमें एक ऐसे युवा की आवश्यकता है जो हमारे देश को अपनी सेवा दे और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करे। इसका अर्थ ये है कि हम युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो काफी प्रेरणादायक, हाँ, तभी उनको भारत रत्न देना चाहिए। तो जैसा कि आपने शरिका जी से सुना और बाकी सबने भी आपको बताया, मैं इसमें कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी कि आप सभी को जैसे सभी से पता चल गया होगा कि 2004 से उन्होंने कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री का। तो उस वक्त उन्हें एक ऐसी स्थिति में कार्यभार सौंपा गया कि 10 दिन मुश्किल से ही खाने का भारतवर्ष के पास बहुत ही एक ऐसी कंडीशन थी कि जब हमारे पास फूड नहीं थे खाने को। एक देश को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, आप आम लैंग्वेज में बोलेंगे आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली जितना हमें चाहिए होता है, उस वक्त सिर्फ 10 दिन के हिसाब से ही था। उनको उस स्थिति में प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, वित्त मंत्री का पद दिया गया था। मैं माफी मांगना चाहूंगी, मेरी यहाँ पे गलती थी। वित्त मंत्री का पद दिया गया। 10 दिन के बाद जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला, उसके पश्चात फिर उन्होंने जब से वो पद संभाला तब से वो तरक्की पे भारत को ले गए और उन्होंने 2014 तक भारतवर्ष का वित्त मंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनमोहन सिंह जी ने जो उस समय हमारे देश का जो सोना था एक इंग्लैंड के बैंक में रखा हुआ था, उसको भी छुड़ा के लाए। क्योंकि जब देश को चलाना था तो वो सोना गिरवी रख के तब वो पैसा जो है वहाँ से ला के देश को चलाया गया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने अपनी आर्थिक नीतियों से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता गया तो तब ये इन्होंने जो है सोने को छुड़ा कर लाए और देश को तरक्की के रास्ते पर डाला। मनमोहन सिंह ने जो है एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था दक्षिण दिल्ली से, जहां वो चुनाव हार गए थे विजय कुमार मल्होत्रा जी के खिलाफ। और उसके बाद ये राज्यसभा में रहे, मैक्सिमम इनका जो जीवन है वो राज्यसभा में रहा और इन्होंने देश के लिए एक अच्छा काम किया। इनको भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। ऐसे इंसान के लिए हम नम्र करते हैं कि उनके बताए हुए एक ईमानदार इंसान थे। वो ईमानदारी तो कूट के भरी थी। आज जो पॉलिटिशियन इतना नंगा नाच करते हैं, मनमोहन सिंह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसके बारे में वो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यही कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने जितना भी कार्य करा वो देश के लिए उसका लाभ ही हुआ है। और ऐसे नेता अगर आगे हमारे देश में और आए तो शायद और तरक्की हो, युवाओं को और मौका मिले आगे बढ़ने का। बस इन्हीं सभी के साथ अब हम इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं, यह करते हुए कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। आप बताइए, भारत रत्न मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप बताओ। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। आप
चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।